AETU दरोगा क्वेश्चन सीरीज का जो है ये पार्ट 2 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 बता रहे हैं। देखो ये वाला जो सवाल है ना मैथ का, एक बार बनाना मिक्सचर एनालिगेशन में AETU में भी पूछा है, स्टेनोग्राफर में भी, हर जगह पूछ रहा है सवाल। ठीक है, तो इसको बनाना है। ठीक है, चलिए अब ये जो सवाल है इसको बताइए। बोल रहा है ये तो 12th का है, ठीक है ना, 12th का बुक उसमें से है। और ये सवाल पूछा था आपका AEDO में कि निम्नलिखित में से मानव जीनोम परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो मानव जीनोम परियोजना चल रहा है ना भारत में, इसके बारे में कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए अब हम कथन का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जो मानव जीनोम परियोजना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य केवल प्रोटीन कोडिंग जीनों का अनुक्रमण करना था। तो क्या हो गई ये गलत। इसका लक्ष्य क्या है? संपूर्ण जीनोम का अनुक्रमण करना था। जो पूरा जीनोम है, जो पूरा जीनोम है उसको रेप्लिकेट करना था। ठीक है, ना कि केवल प्रोटीन कोडिंग वाला। इसने मानव जीनोम के संपूर्ण DNA अनुक्रम का निर्धारण किया। तो ये क्या है? सही है। ये क्या है? यह परियोजना 2003 में पूरी हुई थी। और ये जो संपूर्ण DNA है ना, उसका अनुक्रम किया था, ना कि केवल प्रोटीन कोडिंग वाला। यह केवल माइटोकॉन्ड्रियल DNA पे आधारित था। गलती। यह मुख्य रूप से नाभिकीय जो न्यूक्लियस वाला DNA है इस पर आधारित है। यह केवल एक देश द्वारा संचालित है। गलत। बताओ, जो मानव के जीनोम का पता लगाना तो एक देश का भी हो सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस DNA के बारे में पे केंद्रित था, न्यूक्लियस DNA पे केंद्रित था। अब यहाँ देखिए, अब और भी सवाल है। जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह मानव जीनोम परियोजना का एक भाग है। इस परियोजना को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय जनसंख्या के आनुवंशिक विविधता का एक कैटलॉग तैयार करना है। बताइए, अब चुनिए कौन सही है कौन गलत। तो आइए चुनते हैं। इसका क्या होगा उत्तर? बी। इसका क्या होगा उत्तर? बी। यानी कि इसका क्या होगा उत्तर? बी, यानी कि 2 और 3। आइए, पहला जो कथन है वो क्या है? गलत है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित था। ये बात सही है। जो आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम से क्या था? प्रेरित था। लेकिन यह पूरी तरीके से अलग और स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय पहल है। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था उससे क्या है? स्वतंत्र है। दूसरा बोल रहा है कि जो मानव जीनोम परियोजना है वो चला था 1990 से 2003 तक। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था जिसके नेतृत्व मुख्य रूप से अमेरिका और अन्य देश ने संपूर्ण मानव जीनोम का मानचित्रण करने के लिए किया था। लेकिन जो है, तो ये जो चला था मानव जीनोम परियोजना इंटरनेशनल लेवल पे, वो चला था कब से कब तक? 1993 से लेके 2003 तक। लेकिन जो आपका भारत वाला है, भारत वाला जीनोम इंडिया परियोजना है, ये 2020 में शुरू हुआ। और ये भारत सरकार के जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है ना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वो DBT द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा वित्त पोषित एक अलग भारतीय राष्ट्रीय परियोजना है। बिल्कुल, ये वित्त पोषित परियोजना है भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। फिर से यहाँ पे जो है जीनोम इंडिया भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का जो वित्त पोषित एक अग्रणी विभाग है। यह परियोजना भारत में जीनोमिक्स आधारित स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए विश्व शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग का क्या है? प्रतीक है। बिल्कुल। फिर यहाँ बोल रहा कि जो मानव जीनोम परियोजना है
मानव जीनोम परियोजना ने प्रत्येक मानव में लगभग कितना जीनों से युक्त एक डेटाबेस बनाया है? तो प्रत्येक मानव में जो है 25,000, क्या है, 25,000 जो ये जीनोम से संबंधित क्या किया है, एक डेटाबेस तैयार किया है हर एक मानव में। इन विच ईयर वाज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड? किस ईयर में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, मानव जीनोम परियोजना कंप्लीट हुआ था? तो 2003 में। चला था 190 से कंप्लीट हुआ 2003 में। अगर कभी आए ना कि वो पहला साइंटिस्ट बताइए जो कि सीक्वेंस के ह्यूमन जीनोम का, वो कौन है? तो वो सर्च करके आप बताएं, देखें कौन है। फिर यहाँ पे बोल रहा है द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज पब्लिश्ड इन, तो बताए थे 1990 से शुरू हुआ था और 2003 में दिया गया ख़त्म। लेकिन इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट पूछा जाए तो ये शुरू हुआ था 2020 में। फिर बोल रहा मानव जीनोम परियोजना ने प्रत्येक मानव में लगभग जीनों से युक्त एक डेटाबेस बनाया था। हाँ, 25,000 प्रत्येक मानव में जीनों से युक्त एक डेटाबेस बनाया। फिर बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका चक्र को नियंत्रित करने तथा डीएनए क्षति के प्रसार को रोकने में भूमिका के कारण जीनोम का संरक्षक कहलाता है? बताओ। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा प्रोटीन जो है कोशिका चक्र को नियंत्रित करता है, मतलब कि जो सेल साइकिल है उसको कंट्रोल करता है और डीएनए का जो क्षति है, क्षति के प्रसार है, उसको रोकने में भूमिका निभाता है और जीनोम का संरक्षक कहलाता है। तो जीनोम का संरक्षक कौन कहलाता है? P53 ये एक प्रोटीन है। अब ये जो है क्वेश्चन, इसको आपको बताना है कि कौन प्रोथेरिया समूह में आएगा, कौन मेटाथेरिया समूह में आएगा, कौन यूथेरिया समूह में आएगा। ठीक है, आपको चुनना है। तो चलिए आपको बता ही दे रहे हैं। ऐसे तो इसका और भी हम देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो कि P53 को जीवन रक्षक क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका चक्र को नियंत्रित कर रहा है, डीएनए का मरम्मत कर रहा है, यह उन प्रोटीन को सक्रिय करता है जो क्षतिग्रस्त डीएनए को ठीक कर सकता है, प्लस इसको एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। यह डीएनए क्षति इतनी गंभीर से है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यदि डीएनए क्षति इतनी गंभीर से इसे ठीक नहीं किया जा सकता तो P53 कोशिकाओं को आत्महत्या यानी कि प्रोग्रामर सेल डेथ करने के लिए प्रेरित करता है ताकि दोषपूर्ण जीन अगली पीढ़ी में ना जाए। तो ये है P53 का फंक्शन। अब ये वाला सवाल इसमें चुनना आपको, कौन प्रोथेरिया का एग्जाम्पल है, कौन मेटाथेरिया का, कौन यूथेरिया का है। ठीक है, तो चुनिए। देखिए, तो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इसमें पता चलता है कि जो स्तनधारी है उसको 3 समूहों का संयोजन है। एक है प्रोथेरिया, प्रोथेरिया उसको बोलते हैं जो अंडा देने वाले स्तनधारी है। और इसी का एग्जाम्पल क्या है? ऑन्थीरिनॉक्स। एग्जाम्पल क्या है? ऑन्थीरिनॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेटिपस। क्या बोलते हैं? ऑन्थीरिनॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेटिपस। फिर एक क्या है? मेटाथेरिया। क्या है? मेटाथेरिया। मेटाथेरिया उसको बोलते हैं जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और माँ की थैली में विकसित होते हैं, जैसे कि कंगारू। और तो मेटाथेरिया कौन है? कंगारू। यूथेरिया उसको बोलते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि मानव। तो यू आर क्या है? यू आर कैसे याद रखेंगे? तो यू आर मानव। तो यूथेरिया क्या हो गया? मानव। ठीक है। मेटा क्या हो गया? कंगारू। अब प्रोथेरिया कौन हो गया? ऑर्निथोरिनक्स, जिसको प्लेपिटस बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए टेम्पलेट से पूरक आरएनए श्रृंखला का संश्लेषण करते हैं? बोल रहा है कौन सा ऐसा एंजाइम है
जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए टेम्पलेट से पूरक आरएनए श्रृंखला का संश्लेषण करता है। लाइगेज तो नहीं होगा, लाइगेज क्या है, जोड़ने में काम आता है। आइए इस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा आंसर, एंजाइम के बारे में है जो डीएनए टेम्पलेट का उपयोग कर आरएनए को बनाता है। तो वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। यह मुख्य एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान डीएनए से आरएनए बनाता है। तो बोलेगा जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान डीएनए से आरएनए कौन बनाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, लाइगेज का काम क्या है, तो ये क्या है, दो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। तो ये ऑप्शन जो लगाए थे गलत है। जब दो डीएनए का टुकड़ा टूटेगा तो उसको जोड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, डीएनए को डीएनए से बनाने में मदद करता है डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से आरएनए बनाने में मदद करता है आरएनए पॉलीमरेज। हेलिकेज क्या है, तो ये डीएनए से डबल हेलिक्स को खोलने का काम करता है। हेलिकेज क्या है कि ये डीएनए का डबल हेलिक्स है, अगर इसको खोलना है ऐसे तो हेलिकेज आ जाएगा। तो याद रखेंगे डीएनए से आरएनए कौन बनाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए को डीएनए से जोड़ेगा कौन, तो लाइगेज। फिर से डीएनए से डीएनए को बनाएगा कौन, तो डीएनए पॉलीमरेज। फिर डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोलेगा कौन, तो हेलिकेज। अब जो बोल रहा है यहाँ पे कि भ्रूण के प्रारंभिक विकसित के दौरान कौन सी प्रक्रिया तीन प्राथमिक जर्म लेही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के निर्माण के कारण बनती है, बताइए। तो देखो मेरे बच्चों, गैस्ट्रुलेशन क्या है, एक प्रक्रिया होता है। कौन सा प्रक्रिया है सर, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जब भ्रूण का एम्ब्रियो का इनिशियल डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो तीन जो है आपका इनिशियल जर्म लेयर यानी कि जनन परत बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है। अब देखो और ऑप्शन को कैसे छाड़ते हैं हमको एग्जाम में, तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गोनोजेनेसिस। ऑर्गोनोजेनेसिस का मतलब क्या है, ये जनन परत के बनने के बाद उनसे अंग को विकसित होने का प्रक्रिया करता है। जब आपका जनन परत बन गया तब उससे जो अंग है, जैसे बुब्स है, तो ये सब बनाने में मदद करता है। ऑर्गोनोजेनेसिस नाम में भी छुपा हुआ है ना, अंग जनन, अंग को बनाने वाला जनन। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। निषेचन में आपको पता ही है कि शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तो ये भी कैसे होता है। विभाजन का मतलब क्या है, क्लीवेज मतलब विभाजन। इसमें क्या है, जाइगोट का तेजी से होने वाला कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना, जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है पर परतों का निर्माण नहीं होता है। तो ये विभाजन से जुड़ा है। अगर नहीं भी पता रहता ना, फिर भी आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट से इस सवाल को बना देते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखें। अब ये देखो, लाइकेन के ऊपर सवाल आया कि लाइकेन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, चुनना है आपको। इनमें शैवाल और कवक के बीच आपसी रूप में उपयोगिता का संबंध होता है, बिल्कुल। लाइकेन में मतलब बताए ना, फेल, FAIL, कि फंगस और अलगी के बीच में संबंध होता है लाइकेन में। यह प्रदूषित क्षेत्रों में उगते नहीं है, ये गलत है। लाइकेन का पहचान है जहाँ पे प्रदूषण वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर ही लाइकेन उगता है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। इसमें शैवाल साथी पानी उपलब्ध कराता है, अब इसमें कवक साथी आश्रय देता है। अब जो इसमें हमको कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में कि फंगस अलगी को क्या प्रोवाइड कराता है और अलगी फंगस को क्या प्रोवाइड कराता है। एक तो आपको पता है कि जो फंगस है इसके पास जो है, हमको इतना पता है कि क्लोरोफिल नहीं है, तो इसके पास तो फूड नहीं है,
तो फूड ही किसी और पे निर्भर होगा। बाकी हम देखते हैं लाइकेन में होता क्या है। तो लाइकेन रिप्रेजेंट ए सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगी एंड फंगस। बिल्कुल। अब जो अलगी पार्टनर है जिसको बोलते हैं फाइकोबोइन, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, बिल्कुल जैसा सोचे, और वो फूड प्रिपेयर करेगा। लेकिन जो फंगल पार्टनर है वो क्या करता है, वह रहने का जगह और वाटर एब्जॉर्ब करेगा ज़मीन से फंगस, और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा और अपने पार्टनर को देगा। यानी कि फंगस का मेहनत और है, ये तो बस अलगी खाना बना रहा है, लेकिन फंगस क्या क्या कर रहा है, शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, ये सभी चीज़ दे रहा है। ठीक है ना। हम लोग देखे थे कि फंगस जो है बोल रहे यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है वाटर, जबकि ऑप्शन बोला था अलगी। तो ये सी ऑप्शन क्या है, गलती है। यह प्रदूषित क्षेत्रों में उगते नहीं हैं। अब बताओ, ठीक है ये सी ऑप्शन है, ये तो हम समझ गए कि ये वाला गलती ऑप्शन है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है हमको सोचना होगा। बिल्कुल सही। ये जो प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते, हमको कन्फ्यूजन था इसमें, तो याद रखेंगे कि लाइकन को इसकन बायो इंडिकेटर बोला जाता है, जैव संकेतक, कि जहाँ पर भी क्लीन एयर और वाटर होगा वहाँ पे आपका लाइकन उग ही नहीं सकता है। सॉरी, क्लीन एयर और वाटर होगा वहीं पे लाइकन उगेगा। लेकिन जहाँ पे अगर व्यवस्था ख़राब है, आपका व्यवस्था अगर मान लीजिए ख़राब है, तो वहाँ पे लाइकन नहीं उगता है। ठीक है, ये याद रखेंगे क्योंकि इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा नहीं है। अब इसमें से बोल रहा कौन सा पैरासिटिक प्लांट नहीं है। पैरासिटिक प्लांट के बारे में बताना है। एकदम अजीब अजीब नाम दिया है, आइए इसको हम याद कराते हैं। पैरासिटिक प्लांट दिए गए प्रश्नों में ऐसे तो पहले ऑप्शन बताते रहे हैं। जो नीलांबू है ना, ये कमल का एक परजीवी पौधा नहीं है। नीलांबू यानी कमल, नीलांबू किसको बोलते हैं, कमल को ही। तो कमल जो है परजीवी पौधा नहीं है, याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ परजीवी पौधा का नाम दिए, जैसे कैस्कूटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं। यह जो क्या है, टोटल स्ट्रीम पैरासाइट है, जो कि दूसरे पौधा से अपना पोषण लेता है। फिर यहाँ पे ओरोबैंकी, क्या है, ओरोबैंकी, इसे ब्रूम रेप भी कहते हैं, और ये पूर्ण जड़ यानी कि ये टोटल रूट पैरासाइट है। ओरोबैंकी क्या है, ये टोटल रूट पैरासाइट है। अकैस्कुटा क्या है, टोटल स्टीम पैरासाइट है। फिर है सैंडलवुड, जिसको चंदन भी बोलते हैं, सैंथेलम, ठीक है, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। और एक है मिस्टेल टोई, जिसको विस्कम भी बोलते हैं, मिस्टेल टोई जिसको विस्कम भी बोलते हैं, ये पार्शियल स्टीम पैरासाइट है, जो अक्सर आम या ओक के पेड़ पे उगता है, मिस्टेल टोई या विस्कम। एक है रेफ्लेशिया, बताओ ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, और ये पूर्ण जड़ परजीवी है, यानी कि फुल स्टीम पैरासाइट है, परजीवी, बताओ। फिर स्ट्रीगा, स्टिंग क्या है, जिसको विडविच भी बोलते हैं, विचविट भी बोलते हैं, और ये अनाज के फसलों पर लगने वाला आंशिक परजीवी है। अनाज के फसलों पर लगने वाला आंशिक परजीवी है स्ट्रीगा। तो याद रहेगा स्ट्रीगा। तो कौन कौन हो गया, स्ट्रीगा मतलब विडविच, रेफ्लेशिया तो है ही, मिस्टलटोई विस्कम आम के पेड़ पे जो उगता है, चंदन भी परजीवी है, बताओ चंदन क्या है, परजीवी है, पैरासिटिक आदमी है, और बैंकी, कस्कूटा, ठीक है, सब परजीवी। नीलांबू मतलब कमल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैनाबियोनिड्स नहीं है, कैनाबियोनिड्स नहीं है, बताओ। इसे ही से बोला, आजकल पूछ रहे सुन भी नहीं किया। कैनाबियोनिड्स, कैनाबियोनिड्स मतलब क्या होता है, आपको बता रहे हैं। कैनाबियोनिड्स मतलब क्या है, एक मनुसक्रिय पदार्थ है, क्या है, एक पदार्थ है। कैनाबियोनिड्स भांग के पौधे में पाया जाने वाला एक यौगिक है। कैनाबियोनिड्स कहाँ मिलता है, भांग के पौधे में पाया जाता है, जो
कंपाउंड इसी को बोलते हैं कैनाबिनोइड्स। ये हशीश चरस, गांजा, हशीश, मारिजुआना और भांग के सभी भाग से प्राप्त होता है और इन्हें कैनाबियोइड्स पाए जाते हैं। दूसरी ओर जो धतूरा हो गया, अलसीड हो गया, वो भांग से नहीं प्राप्त होता है, इनमें कैराबिनोइड्स नहीं होता है। तो जो धतूरा हो गया, अलसीड हो गया, वो कैराबिनोइड्स नहीं है। यह कैसा पौधा है जिसमें ट्रोपोन एल्कालाइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्रोपो अल्कालाइड्स। एलसीडी एक कृत्रिम मित्रभम पैदा करने वाला दवा है। और तो आपको याद रखेंगे जो कैनाबिनोइड्स में कौन कौन आता है, तो जो भांग से प्राप्त होगा। भांग से क्या प्राप्त होता है? चरस, गांजा, हशीश, मारिजुआना। लेकिन जो धतूरा और एलसीड है वो भांग से प्राप्त नहीं होता है। अब बच गया हीरोइन, तो इसको मोफिन से प्राप्त करते थे, ये भी नहीं है, मोफिन से इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कैराबिनोइड्स कौन 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 नहीं है, तो चरस है, गांजा है, कैराबिनोइड्स, ठीक है। और जो आपका हीरोइन है ये भी कैराबिनोइड्स नहीं है। ये हशीश भी है, ये भी कैराबिनोइड्स है। और जो हीरोइन है इसको मोफिन से पाते हैं। किससे पाते हैं? मोफिन से। और आपका जो बच गया यहाँ पे गांजा और अलसीड, ये जो है कैराबिनोइड्स नहीं है, याद रखेंगे। सॉरी, धतूरा और अलसीड। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा जो है जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो जातीय विविधता जैव विविधता का प्रकार नहीं हो सकता है। फिर यहाँ बोल रहा है कि वैश्विक जातीय विविधता में भारत का हिस्सा क्या है। तो वैश्विक जातीय विविधता की बात करते हैं तो इसमें भारत का हिस्सा जो है 7.1% है। थालाफोरे रीजन पूरी दुनिया में जो वैश्विक जातीय विविधता है उसमें भारत का हिस्सा थालाफोरे रीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में न्यूनतम विलय? जल में सबसे कम विलय घुलने वाला कौन है? तो जल में सबसे कम विलय होता है LiF, लिथियम फ्लोरीन। यहाँ पे देखो लिथियम फ्लोराइड जो है वो जल में सबसे कम घुलनशील है। LiF की जो जलीय ऊर्जा है, लैक्टिक ऊर्जा बहुत अधिक है, इस कारण वो LiF माइनस, क्योंकि जो Li है या F माइनस है, दोनों का आकार बहुत छोटा है। लिथियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सब का आकार क्या है? बहुत छोटा है। उच्च चालक ऊर्जा होने के कारण और जल के अणु इनके बीच स्थिर वैद्युतिक आकर्षण आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं, इस कारण इसकी क्या है? विलयता बहुत कम है। इसके विपरीत जो ये सब चीज़ है, ये सब जो है, ये सब आसानी से विलय हो जाते हैं, लेकिन जो लिथियम फ्लोराइड आसानी से विलय नहीं हो जाता है। अब जो है आपको इसमें से चुन के बताना है कि एक तरफ ड्रग्स दिया हुआ है, एक तरफ उसका थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। बताना है कि ड्रग्स का कौन कैटेगरी है, बताओ, ये भी पूछा हुआ है। और ये तो दरोगा एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद, ठीक है ना, मेंस में इसी बार का। एनाल्जेसिक के अंदर कौन आएगा, ट्रैंकुलाइजर के अंदर कौन आएगा, एंटी फर्टिलिटी के अंदर कौन आएगा, एंटीबायोटिक के अंदर कौन आएगा, ठीक है। आइए चलिए अब हम आपको रिवीजन ही करा दे रहे एक बार। तो यहाँ देखिए एंटीबायोटिक किस में काम आता है, आपको पता ही है कि जो एंटीबायोटिक होता है, ये जो होता है एंटीबायोटिक किसके उपचार में आता है। तो जो भी एंटीबायोटिक है ना, इसका मुख्य काम यही है कि जो शरीर में बैक्टीरिया है आदमी का, उसको समाप्त करना। अब जितने भी एंटीबायोटिक हैं आपको याद कराते रहे। सबसे पहले तो पता ही है पेनिसिलिन जो है वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक है, तो इसी के नाम पे बहुत सारे याद हो जाएगा। एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, अमिकासिन, एमिकोक्लिसिन, रिफापिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एम्प्लिक्लिसिन,
क्रेसोसलिन, ग्रिसोफुल्वोनिन, फिर से ओलोफैक्सिन। तो देखो इसको याद करने का तो यही ट्रिक है कि जितना ही प्रोडक्ट जिसके लास्ट में भी नाम में LIN आए, या फिर क्या बोले जिसके भी नाम में LIN आए या फिर IN आए, तो ये सब क्या है, एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद और भी एंटीबायोटिक को याद कर सकते हैं यहाँ पे। सर्वासन, क्या है सर्वासन, और एस्पिनामीन। एक तो सर्वासन और क्या है एस्पिनामीन। सर्वासन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, याद रखो। जो सर्वासन है ये भी एंटीबायोटिक है। सर्वासन क्या है, एंटी है। फिर से सल्फापायरिडीन, क्या है सल्फापायरिडीन, सल्फापायरिडीन ये भी एंटीबायोटिक है। तो याद रखेंगे एस नाम से भी सब क्या है, एंटीबायोटिक है। सल्फापायरिडीन हो गया, सर्वासिन हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को एग्जाम में कई बार लिख के दे देता है, अर्सफेनामाइनिन, ठीक है ना। तो लास्ट में देखो SINE आ रहा है, तो ये एंटीबायोटिक है। बहुत सारा ऐसा दवा जिसके लास्ट में INE आएगा तो वो एंटीबायोटिक है। जैसे देखो जीडोव्यूडाइन, INE आ रहा है। टेट्रासाइक्लिन, लास्ट में INE आ रहा है, बिहार SI में पूछा हुआ ऑलरेडी, तो एंटीबायोटिक है। फिर से केटोओजोल, अब यहाँ पे इतना INE आ रहा है ना IN आ रहा है, तो फिर तो ऐसे याद रखो काजोल एंटीबायोटिक लेती है। फिर मार्कोक्लोडिस, इसमें भी कैसे याद रखेंगे, जिसको डायरेक्ट याद रखो, जो मार्कोस आ रहे वो एंटीबायोटिक खाने के लिए बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। फ्लोरोक्यूनॉन्स या क्यूनॉन्स, ये भी बिहार ऐसे में पूछा हुआ है, तो क्यूनॉन्स नाम से भी क्या एंटीबायोटिक है। फिर एक क्लोरा एम फेनिकॉल, क्लोरा एम फेनिकॉल, ये बिहार ऐसे में पूछा एंटीबायोटिक है। सल्फा ड्रग बताए ना, सल्वासरीन, सल्फा ड्रग, ये सब क्या है, सल्फासरीन, सल्फापिरिडीन, ये सब एंटीबायोटिक है। बस दो नाम हमसे याद नहीं हो रहा है, एक तो याद रखो लो फ्लोरोक्यूनॉन, एक है क्लोरोमाफेनिकॉल, क्लोरोमाफेनिकॉल, ये सब एंटीबायोटिक है। अब आते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक किसके लिए लिया जाता है, पेन रिलीफ के लिए, कहीं जल रहा है तो पेन हुआ तो उसको पेन रिलीफ हो। पैरासीटामोल है ना, जब गैस होता है तो पैरासीटामोल देते हैं, पेन होता है तो पैरासीटामोल देते हैं फीवर रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो पैरासीटामोल सबसे फेमस एनाल्जेसिक है। अब जितना भी तुमको एनाल्जेसिक का नाम आएगा ना, सब में क्या आएगा, कहीं पे पीरी, पोरो, पेन, पेटी याद रखना है। तो पारा से याद रखना है, एस्पिरिन में क्या नाम आता रहा है, पारा से पिरिन। आइबुप्रोफेन में क्या आ रहा है, पारा से प्रूफ। फिर मॉर्फिन से क्या याद रखा है, पारा से फिन। फिर पेटीडाइन में क्या याद रखा, पारा से पेटी। तो पेटी, पीरी, पिन, प्रूफ, ये सब क्या है, एनाल्जेसिक है। फिर यहाँ पे है डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो देख इसका कैसे याद रखेंगे, इसका स्पेशली अलग से याद रखना पड़ेगा कि सोडियम को देख पारा आया, सोडियम को देख पारा आया। तो पूरा पारा पूरा एनाल्जेसिक को कैसे याद रखें, जिसके नाम में पारा, पीरी, पोटो, प्रोफी आया और एक सोडियम आया, तो वो क्या हो गया, एनाल्जेसिक। अब यहाँ पे कुछ फेमस एंटा एसिड है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अल्का सेल्टिजर, तो अल्का को क्या हो गया, गैस हो गया। गैविसन, गैवी से गैस। मैलोक्स, तो मादा को गैस। मिल्को मैग्नीसिया, गैस। डाइजिन, तो डाइजेशन। इनो, ग्रेसुल, गैसोफास्ट, ये तो याद ही है। फेमोकॉन, तो कॉर्न खाया तो गैस हो गया। फिर उसके बाद जो है ये क्या है, नहीं ये क्या है, एनेस्थेसिया बोला दवा याद रखो। जाइलम नाम से, जाइलोकेनिन, जाइलोकेनिन, जाइलम से याद रखो, एनेस्थेसिया वाला दवा जाइलोकेनिन।
अब यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन ड्रग के बारे में आपको बता रहे हैं। एंटी हिस्टामाइन ड्रग उसको बोलते हैं जो जब किसी आदमी को एलर्जी या खुजली हो जाए। ऐसे बताए थे ना, हिस्ट्री से एलर्जी, एलर्जिक हिस्ट्री खुजली के लिए क्या होगा, एंटी हिस्टामाइन ड्रग हो जाएगा। जैसे कि सिट्रेजिन सबसे फेमस है खुजली के लिए। फिर है लोराटाडीन, फैक्सोफेनाडिन, लेवो, डेस्लोरोटो। तो देखो आईएनई वाला तो हम इसमें भी बताए हैं, एंटीबायोटिक में भी बताए हैं, लेकिन देखो ये वाला आईएनई में कैसे याद रखोगे। तो देखो इसका ट्रिक है, पहले याद रखो, लोड़ा में एलर्जी फैक्सो लेवो डेस्लो। लोड़ा में एलर्जी यानी कि एंटीहिस्टामाइन के बारे में बता रहे हैं, फैक्सो लेवो डेस्लो। लोड़ा में एलर्जी फैक्सो लेवो डेस्लो। तो याद रहेगा ये सब बिल्कुल। तो याद रहना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एंटीपायरेटिक पे। किस पे आते हैं, एंटीपायरेटिक पे। तो देखो जो भी हम लोग एनाल्जेसिक के लिए पढ़ते हैं वो भी एंटीपायरेटिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक्टामिफेनॉन, जैसे पैरासीटामोल को बोलते हैं, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एस्पिरिन, ठीक है। बस एक याद रखो यहाँ पे फेनासिटिन, फेनासिटिन ये आपका 12 के बुक में दिया है। तो कैसे याद रखोगे, फेनापारा, फेनापारा, फेनापारा। तो ये एंटीपायरेटिक या फिर एनाल्जेसिक के अंदर काउंट हो जाएगा। अब जो है ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर कब लेता है आदमी, जब आदमी को टेंशन होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। ट्रैंकुलाइजर में कौन कौन आ जाएगा नाम, तो आईप्रोन, मतलब कि बताए थे कि तुम्हारी बहन को क्या है, आईफोन का टेंशन है। फेनालिजिन, तो किसका टेंशन है, फेनाल का टेंशन है, बार बार पोछा लगाती फेनाल लगाती उस पर, तो फेनाल का टेंशन है। मिप्रोमेट का टेंशन, तो कैसे याद रखेंगे कि मिप्रोमेट का टेंशन, तो ये क्लासमेट का टेंशन ऐसे याद कर सकते हो। एमिताल, नींबूताल, ये नैनीताल का टेंशन है घूमने का। फिर से वेरिनॉल, वेरिनॉल के बारे में याद रख सकते हो। वेरिनॉल तो याद नहीं हो रहा है, अच्छा यूकिनॉल के बारे में याद रख सकते हो कि इक्वल ना मिलता तब भी इसको टेंशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोराडिया पियो ऑक्साइड, क्लोराडिया पियो ऑक्साइड, ये याद रखेंगे। जो क्लोराडिया पियो ऑक्साइड है ये एंटीबायोटिक यानी ये क्या है, ट्रैंकुलाइजर है। वेलम, वेलाविटी तब भी इसको टेंशन है। सेरोटोनिन, इसको सेरो का टेंशन है। कैसे का टेंशन है, सर का टेंशन है सेरोटोनिन, मतलब ये ट्रैंकुलाइजर हो गया। कहाँ चला गया रे। अब यहाँ पर है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी मतलब कि यहाँ पे है कि अगर बेबी नहीं चाहिए तो आदमी क्या ले लेगा, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, दवा। हाँ बेबी ग्रोथ में। तो इसका एग्जांपल बस याद करो, नोवेस्ट्रॉल है, नोवेस्ट्रॉल, इथाइन एस्ट्राडोइल है, एक है प्रोजेस्ट्रॉन है, एक है नोरेथेराड्रोन है। तो देखो एंटी फर्टिलिटी ड्रग नाम अधिकतर एन से है। कैसे याद होगा, तो नवंबर, नवंबर में क्या ले लिया आदमी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग ले लिया। इथाइनेलेस्ट्रिल ट्राइडोल, कुछ अपने से भी याद करना होगा, हर एक चीज का ट्रिक दुनिया में थोड़ी बनता है। फिर ये देखो नूरेथेराड्रोन, मतलब इसका लग रहा है नूरा से नूरा, नूरे से नूरा फतेही, नूरा फतेही क्या ले ली, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। कब ले ली थी, नवंबर में। तो चलिए आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बताइए एस्पिरिन क्या है, तो पारापीरिन, पारा क्या है, पारासीटामोल क्या है, पारासीटामोल। तो पारासीटामोल सर क्या है, एंटीबायोटिक है। तो आ गया, बताओ नूरा फतेही क्या ली थी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, नवंबर में, ठीक है। ये बताए थे कि ये जो है क्लोराडियापिजर ऑक्साइड, इतना बड़ा जो नाम है,
ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये ट्रैंकुलाइज़र है, स्पेशली इसको ट्रैंकुलाइज़र में याद कराए थे। फिर से याद कराए थे कि जो ये बताए थे, सॉरी ये पेनिसिलिन से याद कराए थे ना एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, पीरिन, एस्पिरिन और एनाल्जेसिक। अरे इसमें दिक्कत हो रहा है, एनाल्जेसिक क्या है, पारापीरिन। एनाल्जेसिक में क्या होगा, पारापीरिन। एनाल्जेसिक में क्या होगा, एनाल्जेसिक किसको याद कराए थे, पारासीटामोल ना, तो पारा से क्या याद रखो, पीरिन याद कराए थे, तो ये इसमें हो जाएगा। अब बाकी जो बच गया एस्फेरानिमाइन, ये एंटीबायोटिक है। एस्फिरेनानिमाइन किसका नाम है पता है, इसका नाम है सल्वासन का नाम है, सल्वासन का, ये यूनिक नाम है, याद कराए थे, तो यही एग्जाम में पूछा था अभी रिसेंट, तो यही होगा। देखो एनाल्जेसिक क्या है, एस्पिरिन। एनाल्जेसिक में क्या, पारासीटामोल से पारापीरिन। ट्रैंकुलाइजर में ये बताएं स्पेशली एक नाम, क्लोराडियापिजोक्सिन। उसके बाद जो है एंटीफर्टिलिटी में न्यूरोफेटिक बताए थे। एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं, तो एंटीबायोटिक में याद कराते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आई एन ई आएगा सब क्लास में, तो इस क्लास में भी आई एन ई आ रहा है। आई पता है थी किसका फेमस नाम है, सल्वासरन का फेमस नाम है, तो यही चीज़ है, यह चीज़ हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ जो आपको मीटर दिया हुआ है, इसको बड़ा से छोटा के क्रम में सजाना है। ये भी स्टेनोग्राफर ने पूछा था कौन बड़ा है कौन छोटा है। आइए एक बार दिखाते रहे आपको। मीटर से बड़े ऐसा जो है यूनिट जो मीटर से बड़ा हो। डेकामीटर मतलब पता है, 10⁻⁻1 मीटर। 10⁻⁻1 मीटर यानी कि 10 मीटर को बोलते हैं डेकामीटर। हेकामीटर मतलब 10⁻²। किलोमीटर 10⁻3। मेगामीटर 6। मेगा क्या है, चक्का है, मेगा क्या है तो शिक्षर है। गीगामीटर, गीग क्या है तो गिरिया। गिरिया क्या है तो 9×6 करते हैं, गिरिया क्या करता है 9×6। टेरीमीटर 12, तेरे तो 12 बज गए। पेटामीटर 16। अब उसके बाद इतना तो नहीं पूछेगा यूटोमीटर, ठीक है, याटोमीटर उतना तो नहीं पूछेगा कि राटो 24 घंटा। पेटामीटर 15 बताए थे, पौ से पेटा पौ से 15, तेरे तो 12 बज गए। गिरिया 9×6 करता है। मेगा सिक्सर है। हेक्टा 10⁻²। डेका 10⁻1। तो ये याद हो गया। अब जो है ऐसे याद करा रहे जो मीटर से छोटा है, तब -1 में आएगा, सबका पावर किस में आएगा -1 में। येक्टो बताए हैं -24। जेप्टो बताए हैं -21। अच्छा पीको, देखो पीको याद करो, पीको वहाँ पे क्या था 13, यहाँ पर क्या है पीको, तो पीको क्या आएगा, कैसे याद रखोगे पीको, तो 12 से अगर पिएगा, अगर पिएगा कोई चीज़ तो 12 से क्या चढ़ जाएगा तुमको पारा, तो 10⁻⁻12। ये तो 10⁻⁻9 याद रहता ही है। माइक्रोमीटर में क्या होता है 10⁻6। 10⁻6। मिलीमीटर में 10⁻3। सेंटीमीटर में 10⁻2। डेसीमीटर में 10⁻1। मेनली इसमें डेसीमीटर 10⁻1, सेंटीमीटर में 10⁻2, मिलीमीटर 10⁻3, माइक्रो में 10⁻6, नैनो में 10⁻9। मेन सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पीको में 10⁻12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चुनते हैं, ठीक है, चुनते हैं माइक्रोमीटर क्या है। अच्छा मिलीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर बताओ। पीको मतलब बताया 10⁻12, पिएगा तो पारा चलेगा। नैनोमीटर 10⁻9। माइक्रो और मीटर मतलब 10⁻6। मिलीमीटर मतलब 10⁻3, ठीक है, तो याद हो गया। बाकी एक बार ये सब देख भी ले लेना, गीगा मीटर ये सब क्या है। अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन ऑक्सलेट को किस में ऑक्सीकृत किया जा सकता है, तो जो ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है एसिटिक एसिड में। ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है एसिडिक एसिड में।
संसार में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो 36 है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया तो 34 ही मारेंगे। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन के फल विकसित होता है? मतलब कौन सा पार्थिनोक्रेपिक फ्रूट है, ठीक है ना, बिना निषेचन के। अच्छा बताओ। अब ये सवाल बनाइए, बोल रहा वायरस के बारे में सही कथन चुनिए। तो वायरस क्या है? एक कोशिकीय जीव है। बिल्कुल, वायरस से सबसे पहली बात है कि नॉन सेल्यूलर है, अकोशिकीय है, ये पता है। और उसमें भी यूनिसेल्यूलर है। क्या है? यूनिसेल्यूलर होता है वायरस, मल्टी सेल्यूलर नहीं। एक विषैला पदार्थ है, विषैला द्रव है, द्रव थोड़ी है वायरस। इस एक जीव में जिसमें अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, ऐसा बात थोड़ी है। वायरस में कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन या तो डीएनए या तो आरएनए पाया ही जाएगा, दोनों एक साथ नहीं। तो सबसे बड़े ऑप्शन यही है, एक कोशिकीय जीव है जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। अब ये वाला सवाल देखिए, एंजाइम के ऊपर है कि इन्वर्टेड एंजाइम गन्ने के शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है। फिर बोल रहा है यूरिया एंजाइम यूरिया के अपघटन को उत्प्रेरित करता है। फिर बोलता है डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। बताओ ये एंजाइम का क्या फंक्शन, इसके ऊपर इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछा है। तो जो इन्वर्टेज एंजाइम है, क्या है? इन्वर्टेज एंजाइम वह शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। ये सही है दोस्त, और शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। जो यूरेज एंजाइम है वह क्या करता है? वह यूरिया का डिकम्पोजिशन करता है। जो डाइस्टेज एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, बिल्कुल सही है। और जो जाइमेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी सही है। एक बार हम ये भी क्या है, सही है। तो आप याद रखेंगे कि अब से हमको तो यही नहीं याद हो रहा, जाइमेज एंजाइम ये ग्लूकोज को किस में करता है? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले इन्वर्टेज एंजाइम आएगा, वो शुगर को ग्लूकोज में बदलेगा। फिर जाइमेज यहाँ पे काम करेगा। आई के बाद क्या आता है? जेड आता है, तो वो ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। डाइजेस्ट क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तो डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हो पता है? देखो, इन्वर्टर मेरी सुंदर जीएफ का, इन्वर्टर मेरी सुंदर जीएफ का, उसके बाद ये तो याद ही है। फिर से डाइजेस्ट किए माल को, डाइजेस्ट किए माल को। फिर से जिम में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिम में ग्लूकोज अल्कोहल पी के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। इन्वर्टर मेरी सुंदर जीएफ का, जिम में ग्लूकोज अल्कोहल पी के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, डाइजेस्ट किए माल का। याद हो गया? अब ये वाला जो सवाल है, ये वाला देखो, इसमें से कौन पार्थिनोक्रेपिक फ्रूट है? तो अक्सर हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन है कौन नहीं है। तो देखो, केला जो है पार्थिनोक्रेपिक फ्रूट है, बाकी ये सब पार्थिनोक्रेपिक फ्रूट नहीं है। हाँ, अंगूर है लेकिन अमरूद नहीं, ठीक है। अब कैसे याद होता है? तो आपको याद कराते हैं। जो भी पार्थिनोक्रेपिक फ्रूट है उसको याद करने का ट्रिक है BCG। क्या है BCG? बी मतलब बनाना, सी मतलब कुकुम्बर, सी मतलब साइट्रस फ्रूट, जितना भी ऑरेंज हो गया या ग्रेप्स फ्रूट हो गया, जी मतलब ग्रेप्स है, फिर गुआवा है। हाँ आगे अदर कॉमन एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, फिग, टोमेटो भी इंक्लूड है। कुछ हार्मोन है जो कि पार्थिनोक्रेपिक फ्रूट के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे इसका ट्रिक है एज ऑक्सिन जेबरलिन, ठीक है ना, ऑक्सिन जेबरलिन। यानी कि हमको याद रखना है कि गुआवा पार्थिनोक्रेपिक नहीं है, एप्पल भी पार्थिनोक्रेपिक नहीं है। तो याद रहेगा, बिल्कुल याद होना चाहिए।
या फिर उससे भी अच्छा पार्थेनोग्राफिक फ्रूट को याद करने का ट्रिक हम यहाँ पे बनाए हैं। वी गैदर पाइनएप्पल फॉर बिग कुकुम्बर टोमेटो। डब्ल्यू से क्या होगा? वी से वाटरमेलन। गैदर से क्या याद होगा? ग्रेप्स। पाइनएप्पल से क्या याद होगा? पाइनएप्पल। फोर से क्या याद होगा? एक फिग नाम का भी एक पौधा होता है, वो प्लांट होता है। बिग से क्या होगा? बनाना। जी से तो याद हो ही गया। कुकुम्बर से क्या होगा? कुकुम्बर। टोमेटो से क्या होगा? टोमेटो। तो वी गैदर पाइनएप्पल्स, हम लोग पाइनएप्पल्स जो गैदर हुए हैं फॉर बिग कुकुम्बर और टोमेटो के लिए, फॉर बिग कुकुम्बर एंड टोमेटो। अब ये जो है, ये सवाल है पूछा आपको बिहार दरोगा में, प्रीलिम्स में, कि जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था उसके बारे में कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। एकदम घुमा के पूछा है। सबसे पहली बात, जो अल्फा कण स्कैटरिंग पार्टिकल का जो किया था वो किया था रदरफोर्ड किया था, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो रदरफोर्ड क्या देखा था, आप बताओ रदरफोर्ड क्या देखा था। इसके लिए पहले हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड क्या देखा था। रदरफोर्ड का अगर मॉडल समझना है तो एक बार आप ये वीडियो को वॉच कर लेना, ठीक है। वो देखा कि बहुत सारा जो लाइट है वह पास हो जा रहा है सीधा, केवल कुछ लाइट है जो तिरछा पास हो रहा है, बहुत ही कम लाइट जो है वापस टकरा के आ रहा है। इसका मतलब वो बोला कि जो एटम है उसका न्यूक्लियस जो है वहाँ पे खाली भाग नहीं है, बल्कि एटम क्या है, वो खोखला है, लेकिन जो उसका न्यूक्लियस है वो खाली भाग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वीडियो देख लिए। अब क्या क्या देखे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, उनके प्रसिद्ध अल्फा कण यानी कि अल्फा स्कैटरिंग पर आधारित था। बिल्कुल। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला? यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, जो एटम है उसका अधिकांश भाग तो खाली है, और उसका जो सारा द्रव्यमान है तथा धनावेश उसके केंद्र में केंद्रित है, यानी कि न्यूक्लियस में ही सारा मास केंद्रित है, ठीक है। तभी तो जो है सारा पास कर जा रहा है, कुछ वापस लौट के आ रहा है। खाली है तो तभी तो सारा पास कर जा रहा है, लेकिन कुछ जो न्यूक्लियस की ओर जा रहा है वापस आ जा रहा है, ठीक है। ये बात बोला, याद रखो। खाली किसके बारे में बोला? परमाणु के बारे में। खाली बोला एटम के बारे में। भरा हुआ किसके बारे में बोला था? न्यूक्लियस के बारे में भरा हुआ। फिर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था? तो इस प्रयोग में जो रदरफोर्ड है वो सोने का एक बहुत ही पतला पन्नी लिया, लगभग 100 नैनोमीटर का, और उस पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है निकलने वाली उच्च ऊर्जा वाली जो अल्फा पार्टिकल्स है उसका बौछार किया है। अब पन्नी के पीछे देखा कि एक ZnS जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया, ताकि जो अल्फा कण के टकराने से चमक उत्पन्न हो। उसके बाद जो अल्फा कण प्रकीर्णन का परिणाम क्या निकला, ऑब्जर्वेशन क्या निकला, तो रदरफोर्ड ने सोने का एक बहुत पतले के गोल्ड फॉइल पर तेजी से चलने वाली एक धनावेशित अल्फा कण पार्टिकल की बौछार किया। इस प्रयोग ने उसने कुछ परिणाम देखने के लिए मिले। क्या क्या परिणाम देखने के लिए मिले? तो उसका परिणाम देखने के लिए मिला कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो सीधे निकल गए। लगभग 99% जो अल्फा कण है सोने के पन्नी को पार कर बिना किसी डिवीजन का सीधे निकल गया। लेकिन बहुत ही कम अल्फा कण है जो स्मॉल एंगल से क्या हो गया, डेविएट हो गया। अब बहुत ही कम यानी कि 20,000 कणों में से केवल एक ऐसा कण था जो 180 डिग्री पे वापस आया। ये तीनों स्टेटमेंट पर भी आपको कलर के एग्जाम में पूछा था कि रे कैसे जा रहा है, कैसे वापस आ रहा है। अब उसके बाद जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसका मेन फीचर्स क्या है? तो क्या क्या देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग, एटम का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, और जो सारा भाग वो केंद्रक में, इसी केंद्रक का नाम क्या बोला गया, न्यूक्लियस। सारा भार परमाणु का सारा भार किस में है, इसी नाभिक में होता है, इसी का नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। इसी से रदरफोर्ड क्या किया, न्यूक्लियस की खोज किया।
फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के ग्रह के चारों ओर घूमता है, इसलिए इसे सौरमंडल के प्लानिटरी मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन मॉडल को वाटरमिलन मॉडल कहते थे ना, इसी तरीके से जो रदरफोर्ड का मॉडल है इसको प्लानिटरी यानी सौरमंडल मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के आसपास जो ग्रह है उसी की तरह घूमते रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉन के बराबर होती है, यानी कि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है, वो जो आपके न्यूक्लियस है इसमें जितना प्रोटॉन की संख्या है, दोनों आपस में बराबर होती है। ठीक है, जिस कारण जो आपका परमाणु है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये भी बात बोला, उदासीनता वाला भी बात बोला। तो क्या क्या बोला रदरफोर्ड कि इस अधिकांश जो रे है वो सीधे जा रही है, कुछ जो है तिरछा हल्का सा घूम रही है और बहुत ही कम डिफ्लेक्ट होके आ रही है। फिर से जो परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, नाभिक का खोज किया क्योंकि परमाणु का सारा भाग नाभिक में है। तीसरा बोला इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर सूर्य के ग्रहण जैसा नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, इस नाभिक को सूर्य मान लिया। और बोला जो जितना इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन का चार्ज है उतने ही बाहर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो क्या है, एटम न्यूट्रल हो जा रहा है। तो ये सब बात बोला रदरफोर्ड का मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हो गया? अगर ये सवाल पूछे कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था, तो स्टेबिलिटी, परमाणु का जो स्टेबिलिटी है उसका व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है ना, इसका व्याख्या नहीं कर पाया था। दूसरा, लाइन स्पेक्ट्रम को भी ना समझ पाना, जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम है उसका भी नहीं समझ पाना। अब यहाँ बोल रहा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसकी तुलना के समान माना जाता है? बताए थे, सोलर सिस्टम के तुलना में। निम्नलिखित में से कौन सी कमी रदरफोर्ड मॉडल में थी? रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमी थी? तो स्टेबिलिटी को वो नहीं समझा पाया था, बताए थे ना। अब आते हैं बोर मॉडल। तो बोर मॉडल भी आपको समझना है, तो एक बार इन्फिनिटी क्लासेस से आप बोर मॉडल भी समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया बताया था। जो रदरफोर्ड मॉडल जहाँ पे फेल हुआ उसी को समझाता है बोर मॉडल। तो बोर मॉडल्स के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, ये आइए कि बोर मॉडल के बारे में आपको याद रखना है कि बोर मॉडल नील्स बोर्स द्वारा दिया गया था। इस मॉडल में परमाणु की संरचना और उसके स्टेबिलिटी को समझाने में प्रमुख भूमिका निभाया। बोर मॉडल का प्रमुख पोस्टुलेट ऑर्बिट और सेल का जानकारी देता है। क्या देता है? ऑर्बिट और सेल का जानकारी देता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर केवल निश्चित वर्ताकार मार्गों में ही चक्कर लगाता है, इसी को क्या बोला, ऑर्बिट और ऊर्जा स्तर बोला। नामकरण इसका कैसे दिया, 1 2 3 4 के एलिमेंट ऐसे करके बताया। निश्चित ऊर्जा, निश्चित ऊर्जा मतलब क्वांटिनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमता है तब तक उसकी ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आता है, वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। हर एक कक्षा में एक उसका निश्चित ऊर्जा होता है। कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिसका कोणीय वेग एम बी आर इंटू एच बाई 2 पाई है का उसका गुणांक हो, इसको प्लैंक कांस्टेंट करते हैं। फिर बोला ऊर्जा उत्सर्जन और अवशोषण, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा में उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में कूदता है, कम से ऊंचा में कूदेगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और जब ऊर्जा कम से अधिक ऊर्जा में आता है तो ऊर्जा निकलता है। क्या बोला, जब कम से उच्च ऊर्जा में जाएगा तो अवशोषण करेगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो छोड़ेगा, विकिरण करेगा। इसका भी क्या हो गया, ड्रॉबैक है कि जो बोर्स मॉडल है केवल हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही लागू था, हीलियम लिथियम पर ही पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा था, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। फिर एक जीमन इफेक्ट है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रल रेखाओं का टूटना और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में भी विफल।
आइए, अब है यहाँ पे आपको सवाल जो दिया गया है वो दिया गया बोर्स मॉडल पे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर्स मॉडल के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथन को पढ़िए। मुख्य क्वांटम संख्या n के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है घटती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर पर निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है तो सब फोटोन वेवलेंथ दोनों स्तर के बीच का अंतर इतना अनुपातिक होता है। बोर्स मॉडल केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रणाली के लिए है, हाइड्रोजन हीलियम पर लागू होता है क्योंकि यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण में ध्यान नहीं रखता। तो ये तो सही है। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं कौन से कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही है कि जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। दूसरा क्यों गलत है, तो यहाँ पे बोल रहा है तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि तरंगदैर्घ्य ऊर्जा अंतर के व्यापक होता है। मतलब जो वेवलेंथ होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो तरंग ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी चेंज का, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो याद रखेंगे जो लेमडा बराबर क्या होता है, एच सी बाई डेल्टा ई है। तो लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी चेंज का। और यहाँ पे बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने पर गतिज ऊर्जा कम और स्थित ऊर्जा कम मतलब कि बढ़ती है। जब क्वांटम n का संख्या बढ़ेगा तो जो आपका है जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बढ़ता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटता है। तो बहुत अच्छा से याद रखना, ठीक है। तो बोर्स मॉडल के लिए क्या है, एक तो फॉर्मूला ये याद रखो, लेमडा बराबर एस सी बाई डेल्टा ई। इसी से पूछता है कौन इसके इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। अब फिर बोल रहा है कि एन क्वांटम संख्या बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ेगा तो ये क्या बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वह घटने लगेगा। तो बस इतना सब बात आपको याद रखना था। फिर ये सवाल पूरा क्या था, चुटकी में था। अब यहाँ पे बोल रहा है बोर्स मॉडल के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो बोर्स मॉडल द्वारा दिया जाता है एम बी आर बराबर एन एच बाई टू पाई। एम बी आर बराबर एन एच बाई टू पाई। अब एक और फॉर्मूला देखे थे कि लेमडा बराबर क्या था, लेमडा बराबर था एस सी बाई डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। फिर बोल रहा हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में पहली कक्षा में ग्राउंड स्टेट की त्रिज्या कितनी थी, 0.529 ए। फिर हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगभग कितनी होती है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब था। अब एक और टिपिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बिहार ऐसे ही 1799 में पूछा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ऊपर सवाल पूछ दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ऊपर सवाल। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ऊपर सवाल पूछा है, इसको बनाने से पहले आप ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ही अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और उसी से आपको समझना है फिर आगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करें या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करें, इन दोनों से क्या करते हैं, मेटल को निकालने के लिए ही करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग लोअर रिएक्टिव मेटल्स के लिए, लोअर रिएक्टिव मेटल्स को निकालने के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं
वो जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है उनको निकालने के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस हाई रिएक्टिव मेटल को निकालने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग लोअर रिएक्टिव मेटल को निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को देखें। चलिए, तो आपने वीडियो देख लिया होगा तो आपने समझा होगा कि ये है एनोड, ठीक है, और ये है आपका कैथोड। ये होता है एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैथोड मतलब नेगेटिव। जो देगा वही तो पॉजिटिव होगा और जो लेगा वही क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब पता है आपको कि हम लोग कैसे रिफाइनिंग करते हैं। तो पहले से कुछ इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कैथोड पे जाके चिपकने लगता है। तो इस जो सॉल्यूशन इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कमी होने लगता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है पानी में आएगा, फिर इसी प्रोसेस से ये इस पे चिपकेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है। तो धीरे धीरे ये जो एनोड है ये पतला हो जाएगा, ये कैथोड है ये मोटा हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, प्योर मेटल किस पे चिपकता है, कैथोड पे, क्योंकि ये लेता है तो नेगेटिव है। प्योर मेटल किस पे रहता है, एनोड पे, क्योंकि ये देता है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये देख लिए ना। अब बताओ, अब स्टेटमेंट पढ़ो। सबसे पहली बात याद है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस लिए करते हैं, तो मेटल को निकालने के लिए। और जो कैसा मेटल को निकालने के लिए, तो लो रिएक्टिव, कैसा, लो रिएक्टिव। और जो एंड कैथोड कैसा मेटल जमा होता है, तो ये कैथोड नेगेटिव होता है ना, तो इस पर प्योर मेटल जमा होगा। और आपको पता है कि जो सॉल्यूशन में मेटल साल्ट का यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, ताकि वह प्रक्रिया चलना स्टार्ट हो, इधर से उधर वाला, इधर से उधर चलने वाला स्टार्ट हो, तभी सॉल्यूशन में कम होगा, तो एनोड से पिघलेगा सॉल्यूशन में। और जब करंट पास करेंगे तब प्योर मेटल किस पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे, ना कि एनोड पे। तो यही जो क्वेश्चन पूछा था, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अरे प्योर मेटल किस पे आ जाएगा, एनोड पे। प्योर मेटल किस पे आ जाएगा, एनोड पे। ठीक है, तो बस यही था। अब यहाँ पर है सवाल, यहाँ पे देखिए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है तो इसमें कैथोड पर क्या जमा होता है, तो कैथोड पे जमा होता है प्योर मेटल, जैसे कॉपर जाएगा प्योर मेटल। फिर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के दौरान अशुद्धियों का क्या होता है, तो जो एनोड पे चले जाते हैं इम्प्योर मेटल। ठीक है, फिर जो है निम्नलिखित में से किन धातुओं का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो जो लो रिएक्टिव मेटल है, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अल्मुनियम हो गया, नहीं अल्मुनियम ये सब तो हाई रिएक्टिव है, तो कॉपर, जिंक, ये सब लो रिएक्टिव जो नीचे आता है। काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ जरा, ये सब वाला। ठीक है, तो कॉपर, जिंक, सिल्वर, सोना, चांदी, ये सब कम रिएक्टिव है ना, टीन, तांबा, ये सब वाला। फिर उसके बाद तो ये हो गया, वीडियो देख लिए। अब जैसे ही देख लिए होंगे तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, सर इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या अंतर है। तो प्राइमरी पर्पस क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का, तो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए है, और इसका क्या है, लो रिएक्टिव मेटल के लिए है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, तो एक्सट्रैक्शन करते हैं किसको, प्योर मेटल को उसके मोल्टेन ओर से, मतलब प्योर मेटल को उसके ओर से ही निकालने का प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें क्या करते हैं कि जो मेटल हमको प्राप्त हो गया ओर से, जिसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं, इसका एक समझो सेकेंड स्टेप है। क्या है, सेकेंड स्टेप है। इसमें इसको इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं। किसको हटाते हैं, इम्प्योरिटीज़ को। इसमें तो निकालना मेन प्रोसेस है, इसमें इम्प्योरिटीज़ को हटाना मेन प्रोसेस है। इसमें जो मेटल इन्वॉल्व कौन होता है, तो बहुत वह भयंकर भयंकर जो हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोल्यूमिनियम, इसमें कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, एयू, ये सब इन्वॉल्व होता है। इसमें एनोड क्या है, पॉजिटिव, जो देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो नेगेटिव। तो जो इम्प्योर मेटल
इस पे आ जाता है एनोड पे, प्योर मेटल कैथोड पे। और इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज़ करते हैं? मोल्टेन साल्ट का। इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट का। तो ये हो गया, बस यही चीज़ है। अब ये पूछा था इसी बार सवाल पूछा कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है रूट फॉर्मेशन को। तो रूट फॉर्मेशन को कौन प्रमोट करेगा बताइए? रूट फॉर्मेशन, देखो रूट फॉर्मेशन बोल रहा है, ये तो ग्रोथ के लिए इंटर नोड्स के बीच में, ये सेल डिवीजन के लिए, ये ग्रोथ रोकता है। रूट फॉर्मेशन के लिए कौन है? ऑक्सिन। जड़ निर्माण की वृद्धि में शायद ऑक्सिन। तो BRSI में पूछा था ये भी, जड़ निर्माण में कौन है? ऑक्सिन। अब ये देखो ओम्स लॉ के ऊपर सवाल पूछ दिया है। किस पे पूछा है सर सवाल? ओम्स लॉ पे सवाल पूछा है। अब बताओ यहाँ पे पहला देखो क्या कर रहा है स्टेटमेंट कि ए कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, भले वोल्टेज को बदले। दूसरा बोला है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, जो रेशियो है वोल्टेज और करंट का इन कंडक्टर हमेशा करंट कांस्टेंट होगा। रेशियो ऑफ क्या बोला है? V/IR होता है। यहाँ क्या कहा? वोल्टेज और करंट का जो रेशियो क्या हो जाएगा? R के बराबर। और ये बोल रहा है कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उस टेम्परेचर या प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट तो क्या है? साफ गलत है। तुम देखो अगर V और I का रेशियो लेंगे तो वो निकल के आएगा हमको R। बताओ रेजिस्टेंस है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। R क्या होता है? रो L/A। मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कल ही तो बताएं कंडक्टर के लिए क्या करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी घटेगा और रेजिस्टिविटी भी घटेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है? V/IR में क्या होगा? अब भले कुछ भी बोल के इसको ऊपर करो नीचे करो, लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो हमेशा सेम ही होगा। तो ये ओम्स लॉ बोलता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ये हो गया। इसी का हिंदी वर्जन भी है इस सवाल का। बोल रहा वोल्टेज का मान कुछ भी हो, जो प्रतिरोध है हमेशा स्थिर होता है। तो ये ओम्स लॉ है, बिल्कुल हिंदी में भी लिखा हुआ है। आइए ओम्स लॉ के बारे में हम लोग देख भी लेते हैं कुछ और बात। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझा ही दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दे रहे हैं ओम्स लॉ से संबंधित। कहाँ चला जा रहा है? एक्स्ट्रा पॉइंट इधर है कि याद रखें कि जो डायोड होता है आपका, क्या होता है? डायोड या ट्रांजिस्टर होता है या वैक्यूम ट्यूब होता है, ये सभी नॉन ओमिक डिवाइस है। डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये नॉन ओमिक डिवाइस है। और याद रखना है दूसरा कि जो ओम्स लॉ है ये यूनिवर्सल नहीं है। जो ओम्स लॉ है आपका ये यूनिवर्सल नहीं है, यह केवल जो मेटेलिक कंडक्टर पे लागू होता है, सेमी कंडक्टर पे नहीं। किस पे लागू होगा? मेटेलिक कंडक्टर पे, सेमी कंडक्टर पे नहीं। फिर आपका यहाँ पे देखिए एक बार और सवाल पूछा इसी बार कि जो साउंड होता है, द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड। जो साउंड होता है, जो पिच होता है वो साउंड का, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये पहले स्टेटमेंट दिया। अब देखो सवाल क्या है, एक स्टेटमेंट देके दो कंक्लूजन आपसे पूछना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट हमको पता है, सबको पता है। एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि हाँ जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम ट्रिक बताए थे LAPF, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और पिच फ्रीक्वेंसी पे। तो ये एग्जामिनर बोलते इस बार कि हाँ ये बात सबको पता है, लेकिन आप बताइए ये कंक्लूजन ये दोनों सही है कि नहीं। यहाँ बोल रहा है तो फंसाने का सवाल प्रयास कर रहा है। ए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव प्रोड्यूस लो पिच। नहीं, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जैसे जैसे
पिच बढ़ता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। अगर पिच बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो पिच भी घटेगा। तो उल्टा रिलेशन नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा बोल रहा है अगर दो साउंड है जिसके पास, देखो कैसे पास आ रहा है इसमें, अगर दो साउंड है अगर उसके पास सेम एम्पलीट्यूड है, क्या बोल रहा है, सेम एम्पलीट्यूड है बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट पिच। बिल्कुल, पहली तो बात याद रखना, पिच और फ्रीक्वेंसी के बीच एम्पलीट्यूड का तो कोई रिश्ता रहता ही नहीं है, कोई रिश्ता रहता ही नहीं है। तो ये सेम रहे डिफरेंट रहे, इस एग्जाम्पल बस आपको घुमाने के लिए दे रहा है, तो ये लाइन काट दे। अब सवाल को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर दो साउंड है उसके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट पिच होगा, बिल्कुल सही है। भले उसका एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, भले उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाए, एम्पलीट्यूड पे तो निर्भर करता ही नहीं है। बस इस दोनों में रिलेशन देखना है, उल्टा तो उल्टा, सीधा तो सीधा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऐसे घुमा के दिया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच का, क्योंकि पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर ही निर्भर करता है, अतः पिच का एम्पलीट्यूड से कोई भी रिश्ता नाता अपना नहीं होता है। बस घुमाने के लिए सवाल दिया था। अब जो है हम लोग ये सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दे दिया, फिर उसी तरीके से दो कंक्लूजन दिया है। मतलब ये बात तो एकदम सही लिखा रहेगा, इसी के आधार पे दो कंक्लूजन आपको निकालना होगा, ऐसा सवाल है। तो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी टिम्बर से पता चलता है। जो क्वालिटी ऑफ ए साउंड अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। बिल्कुल, जो दो साउंड है अगर मान लीजिए उसका सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, लेकिन डिफरेंट सोर्स है, तो इसको क्वालिटी को टिम्बर से मालूम करते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे दे रहा है कि वायलिन एंड पियानो, दो अलग अलग सोर्स है, उसके पास सेम फ्रीक्वेंसी है, विल साउंड आइडेंटिकल, विल साउंड आइडेंटिकल नहीं, वो आइडेंटिकल नहीं करेगा, ये क्वालिटी ही चेंज हो जाएगा। वायलिन और पियानो क्या एक जैसा सुनाई पड़ेगा सेम फ्रीक्वेंसी होने पे? नहीं, वो अलग सुनाई पड़ेगा। इसी को डिस्टिंग्विश कैसे से कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड से, यानी कि टिम्बर से। फिर बोला कि वेव फॉर्म ऑफ ए साउंड डिटरमाइन इट्स क्वालिटी। बिल्कुल, तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग सवाल दिए हैं किसके ऊपर, इसी तरीके से सवाल बनवाए हैं यही से कि बेस्ड ऑन द फिजिक्स ऑफ ए साउंड, यहाँ पे कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेटमेंट कि देखिए कि जो लाउडनेस है ना वो डिटरमाइंड होता है एम्पलीट्यूड से। ये बात सही है, हम सबको पता है कि ये बात सही है। अब इसी के आधार पर कंक्लूजन निकालना है। If the amplitude of a vibration is double, the loudness of a sound increase 4-fold। मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड को डबल बोल रहे हैं तो लाउडनेस जो है 4 टाइम्स हो जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि लाउडनेस इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और भी 2 गुना 4 गुना से बढ़ता है। A sound with a small amplitude will perceive as a loud sound। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड एक दूसरे के बराबर होता है, जिस तरीके से पिच फ्रीक्वेंसी के बराबर था। तो उल्टा रिलेशन नहीं दीजिए। अब यहाँ पे दीजिए, देखो लिखा हुआ भी है कि जो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर है। अगर ये 2 गुना हुआ तो लाउडनेस 4 गुना, अगर ये 4 गुना हुआ तो लाउडनेस हो जाएगा 16 गुना, ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा चंपारण आंदोलन में किसान चंपारण किसान आंदोलन में गांधी के सहयोगी नहीं थे। धरनी प्रसाद थे, गोरख प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। धरनीधर, इनको तो धरा, चंपारण आंदोलन धरा। गोरख जी याद है, चंपारण से ही गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद थे।
मुजफ्फरपुर वाले, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। इनके बारे में यहाँ पे इस कारण हम याद करा रहे हैं क्योंकि ये लाइन याद रखना कि जयप्रकाश नारायण जो है इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव बहुत बाद में हुए, लगभग 30s और के बाद एक्टिव हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। फिर इसका अंग्रेजी अनुवाद करना कि वह हंसने लगा। तो लगा क्या है, ये एक्शन बता रहा है कि जो पास्ट टेंस में, पास्ट में ही क्या हुआ, शुरू हुआ, पास्ट में ही शुरू हो गया, तो लाफिंग तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, इसमें कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से समझाया, ही स्टार्टेड लाफिंग, ही स्टार्टेड लाफिंग, वह हंसने लगा, ही स्टार्टेड लाफिंग, देखो यही होगा, बाप रे, ही स्टार्टेड लाफिंग यही होगा। देखो आईएनजी भी लगा है लेकिन पास्ट के साथ, वो हंसने लगा। तो जब भी लगा है या कुछ भी ऐसा है, जब भी, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट क्या लगा है, combined with the verb with indicate the beginning of action in the past tense। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, started प्लस ing, या तो ये होता या फिर he began to laugh, या he began to laugh, या he started laughing, ये होता है he started laughing या he began to laugh। अब ये जो सेंटेंस है ये वाला क्या बता रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हैबिचुअल बता रहा है कि लाफ्स, he started to laugh, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता रहा है। स्टार्टेड टू की जगह बिगेन टू होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बिगेन टू। स्टार्टेड टू का मतलब क्या है कि जस्ट तुरंत अभी शुरुआत हुआ, लेकिन वो पास्ट टेंस में ना हंस रहा है, तो ये होगा। ही लव्ड, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का है, ये बता रहा है कि जो एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट, तो ये नहीं होगा। दूसरा बात बोल रहा है कि हालिया रिपोर्ट में, ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो सौर ऊर्जा में भारत का उत्पादन और पवन ऊर्जा में उत्पादन दोनों में रैंकिंग दोनों को मिलाकर पूछ रहा है कितना है, तो इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या था 5 है। ओवरऑल पूछे तो 3 दिया है एआई में, ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी पूछे तो 3। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बोनिक कंपाउंड के बारे में। तो पूछ रहा है जो कार्बनिक यौगिक है, आपको पता है जो एक होता है क्या कार्बनिक यौगिक, इसमें जो परमाणु के बीच किस प्रकार का रासायनिक बॉन्ड होता है, तो जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं इसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि शेयरिंग से बनता है। तो ये याद रखेंगे, आयोनिक बॉन्ड आयन के एक्सचेंज से बनता है, लेकिन कार्बन कंपाउंड क्या होता है शेयरिंग से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड है इसमें खींचा तानी बहुत होता है, इसी कारण क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कमज़ोर होता है, ये याद रखना। आयनिक बॉन्ड के गलनांक, आयनिक बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो क्यों अधिक होता है, क्योंकि उसमें जो आयंस का खिंचाव होता है ना, आयंस चार्ज एक दूसरे को बहुत तेज़ी से खींचता है प्लस माइनस, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसी कारण ये कोवेलेंट के तुलना में क्या होता है ज़्यादा, जबकि कोवेलेंट में कम होता है। तो ये सवाल भी बिहार एसआई में पूछा था, क्यों किसका ज़्यादा और क्यों ज़्यादा है, कथन और कारण में आयनिक के कोवेलेंट। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जलीय विलयन में गुड कंडक्टर होता है, तो गुड कंडक्टर कौन है बताइए, गुड कंडक्टर कौन है जो जाके टूट जाए, हम लोग डायरेक्टली इथेनॉल को मार देते हैं, नहीं ये नहीं होगा, NaCl पानी में जाएगा Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। अब यहाँ पर है कार्बनिक यौगिक की विलयता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जो कार्बनिक कंपाउंड है उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बताना है। ये जल में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं, नहीं, ये आमतौर पे कार्बनिक विलायक जैसे कि बीजेन ईथर में घुलनशील होते हैं। बिल्कुल, ये जो कार्बनिक कंपाउंड है वो कार्बनिक विलायक में ही विलीन हो, ये विलायक में ही घुलनशील हो, जैसे बीजेन इथेन। अब यहाँ पर भारत में मोती का उत्पादन कहाँ होता है, ये सवाल पूछा था, तो हैदराबाद में, हैदर भाई मोती पहनता है। मानदेय का वर्ड मीनिंग क्या होता है, होनोर्मियम, मानदेय का होनोर्मियम। फिर यहाँ पे पूछा है कि बिहार में पहला सूक्ष्म बंदरगाह, क्योंकि बिहार में क्या नदी नहीं है, तो बंदरगाह क्या कैसा बनेगा, सूक्ष्म बनेगा, वो कहाँ पे खुला था, पटना जिला के बेटा में। कब खुला था ये पूछा जा रहा है, तो 21 अक्टूबर 2024 को, 21 अक्टूबर 2024 को। कल ही हम AI से ट्रिक बनाए थे
कि अधिकांश जो उद्घाटन वाला काम या पहला काम होता है वो साल के अंत में ही होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। अब ये वाला सवाल है, ये भी पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए इसका इंग्लिश रूपांतरण देखते हैं। आँख के ऊपर जो पूछा, कॉर्निया का, एक तरफ कॉर्निया दिया, आइरिस दिया, पुपिल दिया, रेटिना दिया है। अब इस तरफ इस सब का कार्य दिया है, तो बताइए क्या करना है। सबसे पहले तो रेटिना को ही चुनते हैं। रेटिना क्या करता है, वस्तु की छवि बनाता है, ये सही है। और जो प्यूपिल है, आइरिस को नियंत्रित प्यूपिल करता है कि पुपिल को नियंत्रित, ये नहीं पता। तो देखो, कॉर्निया क्या करता है, तो लाइट को मोड़ता है। क्या करता है, लाइट को मोड़ता है। आँख में जब लाइट आएगा तो इसको मोड़ के सीधे अंदर की ओर भेजता है। तो ये सब लिखा हुआ रिफ्रैक्टेड थे, कॉर्निया के बारे में सही है। आइरिस क्या करता है बताओ। आइरिस और पुपिल में हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। जो आइरिस आपको क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये पुपिल क्या करता है, आँख में अंदर प्रकाश का प्रवेश मार्ग है। तो पुपिल जो पुतली होता है आँख का, इसी से पुपिल से आँख में जो है प्रकाश प्रवेश करता है। और आइरिस क्या होता है, आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि जो आइरिस है वो पुपिल को ही क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये सब दिया हुआ है कि कॉर्निया क्या है, यहाँ का बाहरी पारदर्शी परत है जो प्रकाश को सिकोड़ कर अपरिवर्तित कर लेंस तक पहुँचाता है। आइरिस क्या है, यह पुतली के आकार को छोटा बड़ा करता है। यानी कि आइरिस या ही पुतली को क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्योंकि कठपुतली है। और आँख के आकार में जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। पुतली क्या करता है, ये आँख के बीच का वह छेद है जिसमें से होके प्रकाश क्या होता है, जाता है। अगर लाइट जाते हैं तो ये पुतली छोटा हो जाएगा, लाइट कम है तो ये पुतली बड़ा हो जाता है। ये छोटा बड़ा करने का काम किसका है, तो ये आइरिस करता है इसको कंट्रोल। रेटिना क्या है, आँखें के पीछे पर्दा है जहाँ पे इमेज बनाता है और तंत्रिकाओं द्वारा दिमाग तक संदेश पहुँचाता है। बिल्कुल। तो मेन हम लोग कन्फ्यूजन हो रहे थे इसमें इसी के फंक्शन को लेके। जब ये सवाल पूछा तो इसी के फंक्शन को लेके, देखिए यही ओरिजिनल सवाल है, तो हम लोग ये इसको लेके कन्फ्यूजन होते थे हम। आइरिस पुतली, मतलब समझो कन्फ्यूजन रहते थे इसमें। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया का प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर आँख के अंदर केंद्रित करना है। ठीक है, यही प्राइमरी कार्य है। देखो यहाँ पे कॉर्निया का क्या क्या काम दिया है, तो बता रहा है। तो ये कॉर्निया का पहला काम क्या है, इसकी घुमावदार आकृति आँख के प्राथमिक लेंस के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल, यह आने वाले प्रकाश को मोड़ती है और आँख के भीतर लेंस के साथ मिलकर रेटिना पर स्पष्ट केंद्रीय छवियां प्रस्तुत करती है। सुरक्षा और संरक्षण का भी काम करती है। आँख की रक्षा की जो पहली पंक्ति होने के नाते यह धूल, रोगाणु और रोगजनक के अंदर आने से रोकती है। यह बहुत ही संवेदनशील होती है और किसी भी चीज़ के स्पर्श में ये तुरंत पलक झपकने या आंसू निकलने लगता है। अगर कुछ भी चीज़ आपकी आँख में जाता है, आंसू निकलता है, वो किस कारण होता है, तो ये कॉर्निया के कारण होता है। यूवी फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। जो भी हानिकारक पराबैंगनी यूवी प्रकाश का महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको फिल्टर करता है, जिससे आँख का जो नाजुक आंतरिक संरचना है उस बच जाती है। यूवी रे भी आता है, उसको फिल्टर करता है, तभी आँख में भेजता है। सब कॉर्निया का काम है। एक तरीके से कॉर्निया दरवाज़ा है। अब दरवाजे में, घर में भी लाइट आता है तो कैसे आता है, दरवाज़ा से ही आता है ना। तो लाइट को बेंड करके भेजता है खिड़की या दरवाज़ा, वही है कॉर्निया। आंसू की परत का रखरखाव। कॉर्निया की चिकनी बाहरी सतह आंसू की परत के साथ मिलकर आंखों को नम, चिकना और मलबे से मुक्त रखती है। ठीक है, आंसू के परत का भी रखरखाव करती है। कॉर्निया में याद रखेंगे कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, तो इस फिर पोषण कैसे पाता है, तो इसे ऑक्सीजन और पोषक तत्व सीधे आंसू और एक्वस ह्यूमस से प्राप्त होती है। तो कॉर्निया को जो ब्लड वेसल नहीं है तो इसको ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होगा, आंसू या एक्वस ह्यूमर से। फिर यहाँ बोला है कॉर्निया मानव आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश परिवर्तन किसके द्वारा होता है, भाई ये होता है कॉर्निया के द्वारा ही परिवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन। कॉर्निया को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आँख के आंसू से ही प्राप्त होता है और एक्वस ह्यूमर से प्राप्त होता है। अब ये सवाल भी पूछा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेयर
लेयर ऑफ कॉर्निया, मतलब जो कॉर्निया है कितने लेयर से मिल के बना रहता है, तो याद रखेंगे कॉर्निया पंजा पाँच पाँच लेयर से मिल के बना रहता है कॉर्निया, याद रखेंगे। पहला लेयर है इपिथेलियम, बाउमेन लेयर, स्टोमा, डिस्क्रिमिनेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम। ठीक है, तो ये सब हुआ। अच्छा, यहाँ तक क्या दिया हुआ है, ट्रांसलोकेशन सब पे ध्यान देंगे। यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया था BRSI में कि पौधे में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन के लिए कौन उत्तरदायी है। हम लोग एग्जाम में पूछते रहते हैं किसकी बात कर रहा है, फूड की कि वाटर की। तो जब ट्रांसलोकेशन की बात करें तो याद रखिए ये फूड की बात कर रहा है, तो कौन करता है, फोलेम करता है, यही चीज़ है। और ये सब का भी फंक्शन देख ले रहे हैं। फोलेम ट्रांसलोकेशन का काम करता है फूड का, जाइलम जल और खनिज को पहुंचाता है। कॉर्टेक्स का काम क्या है, तो ये मुख्य रूप से भंडारण और सहायता के लिए उत्तक की एक परत है। कॉर्टेक्स क्या है, एक परत है, किसका, टिश्यू का, किसके लिए, भंडारण और सहायता के लिए।